नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में क्या हुआ। इसके साथ साथ अगले आधे घंटे में दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब हम देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है, अब उन शेयरों पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार अपने सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पे जरिए पूछते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने सवाल पूछते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजते हैं और वहाँ सवाल पूछते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, आज थोड़ा दबाव देखने को मिला था। तरीका बेहद आसान है, इस शो में आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। आपको अपने जो भी सवाल है जिस शेयर को लेके, आप वो सवाल जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर फ्लैश भेज दीजिए। आपको अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतना स्वदेश के पेज पे जाइए, केकेटी लिखिए। उसके अलावा ट्विटर और फेसबुक में हमें इतना स्वदेश को फॉलो कीजिए। केकेटी लिखना है, स्पेस देना, आपको अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा एक तरीका और बेहद आसान है, यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में कल की तैयारी शो को देखिए और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ भी आपको अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में, तमाम जानकारी आप विस्तार से लिखेंगे, तभी हमारी जानकार आपको मदद कर पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव देखने को मिला। खासतौर पर बाजार जो है सुबह कमज़ोर खुला, एक रिकवरी देखने को मिली और फिर लास्ट के आधे एक घंटे में जो है ना, बाजार जो वापस से नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखा। आज सबसे बड़ी बात यह कि कई सारे सेक्टर थे जिसमें हमने देखा था बीते हफ्ते एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, वहाँ दबाव देखने को मिला। रियल्टी का ऐसा इंडेक्स देखिए जहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा फार्मा ऐसा सेक्टर जहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा मीडिया, IT जैसे सेक्टर है जहाँ दबाव देखने को मिला। चला क्या, ऑटो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ जिसमें थोड़ी खरीदारी देखने को मिली थी। इसके अलावा चूँकि फेस्टिव डिमांड का समय है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं, वहाँ थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स मैं आपको फटाफट बताता हूँ जहाँ पे आज के ट्रेड में खासतौर पे थोड़ी मजबूती देखने को मिली और ये वैसे शेयर थे जो तेजी के साथ आज के कारोबार में बंद होते हुए दिखे। खासतौर पे आप देखें JSW स्टील एक ऐसा शेयर था जहां मजबूती थी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प एक शेयर था, जैसा कि मैंने ऑटो इंडेक्स की बात की, वहाँ खरीदारी थी। मेटल में टाटा स्टील था एक और शेयर जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा UPL, SCL टिक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी थी। दबाव किन शेयरों पर आज बाजार पर बना, तो आप डिवीज लैब, नेस्ले जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। TCS एक शेयर है जिसमें लगातार नतीजों के बाद से दबाव बना हुआ है। TCS आज जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग में देखिए मिला जुला रुझान देखने को मिला था। बैंकिंग शेयर में इंडसइंड बैंक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फार्मा में, सन फार्मा में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। पेंट शेयर में देखिए एशियन पेंट में दबाव देखने को मिला था। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में दबाव देखने को मिला था। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो इस बाजार में भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। खासतौर पर MMTC जैसे स्टॉक्स देखिए, MSTC जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली। फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे, वहाँ मजबूती थी। दीपक फर्टिलाइजर हो, नेशनल फर्टिलाइजर हो जैसे स्टॉक है जहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। इसके अलावा RCF में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इसके अलावा आप NMDC जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। तो आज एक ट्रेंड देखने को सीधे तौर पे मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अब दिखाइए, बाजार भले ही गिरावट के साथ आज बंद होता हुआ दिखाओ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी थी, मिड कैप इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। ये संकेत देखने को मिल रहा है कि दिग्गजों में थोड़ा दबाव है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा। यही ट्रेंड हमने आज से करीब 20 दिन पहले देखा था, जब कई महीनों तक ये ट्रेंड देखने को मिला था। कहा गया था कि अब तक की सबसे बड़ी रैली 10-12 सालों में ऐसा देखने को मिला, जब इतनी बड़ी तेजी जो है छोटे मझोले शेयरों में देखने को मिली। वापस से छोटे मझोले शेयरों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, ये संकेत देखने को मिला। लेकिन अब कल की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और मदद करने के लिए दो जानकार जुड़ चुके हैं। विनीत वॉलिंजकर जुड़ चुके हैं और किरण जानी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। किरण, टेक्निकल पे आपकी पैनी नजर होती है, आपके साथ शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि आज बाजार जो है लगातार एक रेंज में घूमता रहा। निफ्टी 19,700 के नीचे जाने की को लगातार होल्ड करने की कोशिश किया, 19,800 के ऊपर जाने में उसको दिक्कत हो रही थी। क्या कल भी यही धारा देखने को मिलेगा? सोमवार पिछला याद है, बाजार में गिरावट तेज देखने को मिली थी, मंगलवार को सब मंगलमय हो गया था। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का अप्रोच हम देख रहे हैं, एक रेंज के अंदर है। जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि नेगेटिव क्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस उस सभी नेगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह भी एक गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उस गैप डाउन ओपनिंग में हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स थे वहां पे अंडरटोन काफी बुलिश था। हमने ड्यूरिंग द डे एक अच्छी खासी रैली भी देखी, लास्ट हाफ एन आवर में एक सेल ऑफ आया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रेंज आपने बताई है वो बनी हुई है, अंडरटोन बुलिश ही है। मेरे हिसाब से कोई भी गिरावट अगर आती है मार्केट में तो हमें तेजी करनी चाहिए। अगर लेवल वाइज अगर देखें तो नीचे में 19,500 और ऊपर में 19,800, ये 300 पॉइंट की रेंज है।
कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेड देख रहे हो दिवाली तक के टाइम फ्रेम में, तो कोई भी गिरावट आती है आप लॉन्ग करके जाइए, 19,200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और दिवाली तक कहीं ना कहीं हम 20,200 से 20,400 तक के लेवल निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रेंज बहुत टाइट है, तो बैंक निफ्टी में हमारा कॉन्फिडेंस एक बार मार्केट 44,800 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद काफी बढ़ जाएगा। रीजन भी अगर अब यहाँ पे देख रहे हो तो काफी डिवाइडेड परफॉर्मेंस है। अब तक पीएसयू बैंक जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था वो अभी एक डाउनफॉल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक पीएसयू बैंक वापस अपने हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में नहीं आएंगे तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो हमें रेंज दिख रही है वो 43,800 से लेके 44,400 की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट रहेगा। बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी डेफिनेटली हमें यूज करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही 44,800 मार्केट क्रॉस करेगा उसके बाद एक शार्प रैली हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो निफ्टी में हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, कोई भी डिप आए आप लॉन्ग करके जाइए। बैंक निफ्टी में एक बार 44,800 क्रॉस करते ही हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे भी गेन हो जाएगा। निफ्टी में गिरावट आती है तो उसको खरीदारी के मौके के तौर पे लेनी चाहिए और खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकता है। विनीत सर, हमने एक ट्रेंड देखा, वापस से स्मॉल कैप मिड कैप शेयर में वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। क्या जिस तरीके से हमने देखा था बीते 10-12 दिनों में एक पॉज लगा था, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर में दबाव देखने को मिला था, अब वो वापस से ट्रेंड फिर से चेंज हो रहा है, फिर से खरीदारी का रुझान इस पर बना के चलना चाहिए क्या स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों पर? नहीं, देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अग्रेसिव ग्रोथ है और अर्निंग्स ग्रोथ काफी आ रही है। तो जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वहां पे आपको तो बुलिश मार्केट देखने को तो मिलेगा ही। और ये ट्रेंड जारी है और इंडिया की इकोनॉमी काफी ग्रोथ पाथ पे है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई डरने का कारण है। हमें लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। मानते हैं कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। सुरेश कुमार दिल्ली से जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, इनके पास इन्फीबीम के 1500 शेयर है, 14 रुपये 64 पैसे के भाव पे उन्होंने लिया है। विनीत सर, इन्फीबीम को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए, इन्फीबीम को हम थोड़ा बहुत ट्रैक नहीं करते ज्यादा। ये हिस्टोरिकली आप देखोगे 2018 में थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज के कारण ये शेयर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड पे चला था। तो हम इसको ट्रैक नहीं करते और इसको हम अवॉइड ही करते हैं। हाँ सर, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी को लेकर कई सारी दिक्कतें आई थी, तो क्या इस शेयर को लेकर फटाफट अब तकनीकी तौर पे समझ लेते हैं, क्या किरण कोई सपोर्ट ऊपर दिख रहा है आपको, या इनको जो भी मुनाफा हो रहा है यहाँ से ले बुक करके निकल जाए? ओवरऑल अगर इन्फीबीम का हम चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली एक बाउंस डेफिनेटली यहाँ पे प्ले आउट करना चाहिए और उनको होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 28 से 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो भी पोजीशन है वो होल्ड रख के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल या कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काफी सारी दिक्कतें हम देख रहे हैं, लेकिन प्राइस वाइज इसमें एक अच्छा खासा मूव है। और जनरली हमने देखा है कि इस तरह के स्टॉक में अगर एक ट्रेंड चालू होता है तो वो एक टाइम तक रुकता है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि 91 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इन्फीबीम में, और ऊपर में 26-28 का आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। तो जब तक 19 रुपीज होल्ड है आप होल्ड रख सकते हो। राय आते हुए आपके लिए जो अगला सवाल है, अजय जी का मध्य प्रदेश से, स्पेंसर रिटेल के बारे में जानना चाहते हैं। 23,997 शेयर के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा संख्या उन्होंने शेयर लिए हैं, 59 रुपये 61 पैसे के भाव पे लिया है। सबसे पहले तो आप इनको एक स्टॉप लॉस बता दीजिए किरण, क्योंकि क्वांटिटी इनके पास बहुत ज़्यादा, और ये शेयर ऐसा है जिसने लगातार अंडर परफॉर्म किया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है तो आप इस शेयर पर राय दीजिए, क्योंकि इनके पास शेयर काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने काफ़ी पैसे लगा रखे हैं शेयर पे। स्टॉक है स्पेंसर रिटेल। ओके, स्पेंसर रिटेल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक बॉटम बना था कहीं ना कहीं 55-50 रुपीज के आसपास, वहां से स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से हेवीली इन्वेस्टेड है सिंगल स्टॉक के अंदर, और ओवरऑल चार्ट भी अगर देखेंगे हम तो इतना लुक्रेटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको 64 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 64 ब्रेक होता है तो चांसेस ये वापस अपने फॉलिंग चैनल के अंदर रिज्यूम होंगे और नीचे में 58-55 तक भी जा सकते हैं। तो 64 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 74-75 के आसपास मिले तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए, और जैसे ही 75 क्रॉस होगा उसके बाद आप 84 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 64 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए 75 के टारगेट के लिए। जी, शेयर को होल्ड करने की सलाह, लेकिन इसमें 64 रुपये का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा ली। यहाँ से तेजी देखने को मिलती है तो 65-75 तक का भी लक्ष्य इसमें शेयर में देखने को मिल सकता है, मजबूती आती हुई दिख सकती है।
अभी इनको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है इस शेयर में। जो अगला सवाल है सागर से, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से सागर ने पूछा है, साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 345 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 14 रुपये 90 पैसे के भाव पे। विनीत सर, क्या राय होगी साउथ इंडियन बैंक को लेके? हमने देखा है कि इस स्टॉक्स ने एक अच्छा कह सकते हैं कि लोअर लेवल से इस साल एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और तमाम सरकारी बैंकों के शेयर में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है। साउथ इंडियन बैंक को लेके, खासतौर पर स्मॉल कैप बैंकों में बात करें तो इस शेयर को रखना चाहिए क्या या स्विच कर जाना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली रखना चाहिए। हमें लगता है कि काफी सारे बैंकिंग में हाई ग्रोथ है। अभी एयूएम ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है और इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। उसकी वजह से आप देखोगे कि आपके जो एनपीएस है काफी कंट्रोल में है। तो इसके कारण हमें लगता है कि ये शेयर चलता रहेगा और इनको होल्ड करना चाहिए। शेयर जो है होल्ड करने की सलाह होगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर छोटे मझोले प्राइवेट बैंकों के शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तमाम शेयर जो है एक अच्छी तेजी दिखा रहे थे। अगला जो सवाल है नमन का है, चंडीगढ़ से। आरबीएनएल पे सवाल पूछा उन्होंने। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 198 रुपये के राय पे, 198 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है। आरबीएनएल को लेकर क्या राय होगी? इस शेयर में हमने देखा एक बड़ी तेजी देखने को मिला। कह सकते हैं कि शेयर ने बाजार में इस साल कुछ स्टॉक जिसने सबसे ज़्यादा बाजार को आउट परफॉर्म किया उसमें एक आरबीएनएल है। जब पिछले दिनों तेजी आई थी तब उन्होंने जो है 200 के आसपास तब उन्होंने खरीदा था, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है। वापस से वो लेवल आता हुआ दिख रहा है क्या कहीं भी, किरण? सो आरबीएल की हम बात करें तो एक आउट परफॉर्म स्टॉक है। प्राइस वाइज इसमें काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, तो करंट लेवल के ऊपर तो टाइम करेक्शंस में ही रहेगा स्टॉक, ऐसा हमें लग रहा है। ऑलरेडी एक ऐसा फेज हमने देख लिया था मई महीने के आसपास। मई महीने में स्टॉक ने 140 के हाइस बनाए थे। उसके बाद मई महीने से लेके करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि सितंबर महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने तक ये स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। 138 वाला स्टॉक नीचे में कहीं ना कहीं 115 110 तक आ गया था। वहां से जो सेकंड टाइप ऑफ रैली चालू हुई थी वहां पे भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80-90% का रिटर्न दे चुका है। ऊपर में 195 का हाई बनाया है। आई गेस उसी दिन उन्होंने स्टॉक के अंदर एंट्री ली है और वहां से लेके स्टॉक वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। 20 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे ये स्टॉक आ गया है। तो ओवरऑल सेटअप काफी वीक लग रहा है। नीचे में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो 150 का है। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए 160 का। अगर 160 के नीचे स्टॉक जाता है तो चांसेस है वहां से और करेक्शंस पॉसिबल है। सो 160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के इनको आरबीएनएल होल्ड रखना चाहिए और ऊपर में अगर कोई भी उछाल मिलता है उनको 200 210 तक, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करें। ये आपके लिए राय यही है कि आप चूंकि आपका खरीद भाव 200 के आसपास है, वहाँ 198 के आसपास, वहाँ शेयर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, आप काफ़ी नुकसान अब तक देख चुके हैं। 160 का इसमें आप स्ट्रिक्ट स्टॉपर्स लगा लीजिए। अगर ये शेयर 200 के ऊपर आता है तो 210 205 के जोन में आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। कुछ और सवाल लेती है, वो तमाम सवाल थे जो यूट्यूब पे हमारे दर्शकों ने भेजे थे कमेंट बॉक्स में, उन्होंने सवाल लिया। आप कुछ फटाफट व्हाट्सअप वाले सवाल लेते हैं। जय राजपुताना जी का सवाल है राजस्थान से। बीएचएल के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है 137 रुपये के भाव पे। ये एक ऐसा शेयर है बीएचएल से विनीत सर जिसमें हमने एक अच्छी रैली देखी है बीएचएल में, और लगातार एक ऐसा स्टॉक जो कर सकते हैं कई वर्षों तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसने बीते एक साल में एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। बीएचएल को लेकर क्या राय होगी आपकी? हम काफी तेजी में ये काउंटर में, और इसके 3-4 वजह है। एक तो पावर इन थर्मल पावर डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है। ऊपर से कंपनी के बाकी के जो सेक्टर्स है जैसे ईपीसी फॉर सोलार, डिफेंस, इनकी रेलवेज में भी अभी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और कैपिटल गुड्स बाकी के इत्यादि काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें लगता है अगर आप ये शेयर को होल्ड करके इसको भूल जाएंगे आप शेयर 2 साल के लिए, तो आपको एक अच्छा खासा भाव आपको मिलेगा। ये स्टॉक अच्छी खासी आपको रिटर्न्स दे सकता है। तौर पे इस शेयर को होल्ड करके चलिए जय जी। अगर आप लंबा नज़रिया थोड़ा रखते हैं तो एक अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर में देखने को मिल सकता है, लेकिन मुनाफा कुछ उन शेयरों में भी देखने को मिल सकता है जो हमारे जानकार बताते हैं आपको खरीदनी चाहिए। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। विनीत सर, आपके साथ शुरुआत करूंगा वीआईपी स्टॉक्स की। हालांकि जहां तक मुझे याद है पिछले दिनों आपने एक शेयर रिकमेंड किया था कल की तैयारी में ही, और वो सरकारी कंपनी, और 2-3 दिनों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब कौन सा वीआईपी स्टॉक्स आप बता रहे हैं? मेरे लिए सवाल है? यस सर। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें रेलिकेयर पसंद आता है।
रेलिगेयर में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक 2 साल में डबल हो सकता है। इसकी वजह ये है कि इनकी जो नेगेटिव ट्रेंड्स जो भी थे एसोसिएटेड वो खत्म हो चुके हैं और आज ही डेट में अगर स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज देखेंगे आप तो इनमें से ये सेकंड लार्जेस्ट है स्टार इंश्योरेंस के बाद में। और इनके जो बाकी के जो 3 वर्टिकल्स है विच आर एसएमई लेंडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग और ब्रोकिंग का, ये अभी सब सेटल होने के कारण अभी ये हाई ग्रोथ पाथ में आ जाएंगी। आप देखोगे कि एसएमई लेंडिंग के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और ये कंपनी ने अपनी काफी अच्छी फिनटेक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अपनी काफी टेक में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर आप 2-2.5 साल के हिसाब से निवेश करोगे तो आपको लगभग 100% का अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक में। तो रेलिगेयर एक शेयर होगा जहां पे खरीदारी करने की सलाह मिनिस्टर की तरफ से उनको लगता है कि 2 साल में शेयर जो है दुगना हो सकता है, यानी 470 रुपये तक का भाव यहां से देखने को मिल सकता है। आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे किरण? हमारी तरफ से 2 कॉल है, दोनों भाई की तरफ है। पहला रहेगा फार्मा सेक्टर के अंदर से इप्का लैब। इप्का लैब की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है स्टॉक, लॉन्ग अगर आप ओपन इंटरेस्ट वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। इप्का लैबोरेटरी 965 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 990 तक के हमारे टारगेट है एंड 945 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इप्का लैबोरेटरीज में। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेटल्स के अंदर से है और आज हमने ऑलरेडी मेटल्स के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड देखा है। टाटा स्टील में आप देखोगे तो एक एक्सट्रीम हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, साथ ही साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट को उसने रीटेस्ट किया है। 127 के आसपास है स्टॉक, अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो टाटा स्टील हम लॉन्ग करके जाएंगे 127 के आसपास, ऊपर में 131 तक के टारगेट रहेंगे, 124 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो टाटा स्टील एंड इप्का लैबोरेटरी दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। है सीधे तौर पे किरण की तरफ से ट्रेडिंग पिक्स के तौर पे बताया गया टाटा स्टील खरीदारी करने की सलाह होगी। 131 का लक्ष्य होगा, 124 का इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। दूसरा जो शेयर उनकी तरफ से बताया गया इप्का लैब 990 का लक्ष्य होगा, 945 का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है। जबकि रेलिगेयर शेयर जो है निवेश के लिहाज से विनीत सर ने बताया 2 साल के लिए आपको रखना है, 470 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। हमने वीआईपी स्टॉक्स की बात की, दर्शकों के तमाम शेयरों की बात की, आपको मार्केट का पूरा अपडेट बताया। लेकिन अब ये जानना बेहद अहम है कि कल के लिए बाजार में कौन से अहम ट्रिगर्स है जिस पे बाजार का असर देखने को मिलेगा। चूँकि नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है तो कई सारी ऐसी कंपनियां होंगी जिनके कल नतीजे आने वाले हैं। तमाम ट्रिगर्स और किन कंपनियों के नतीजे आने वाले, ये तमाम जानकारी देने के हमारे साथ मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ चुकी है। अशेषा, कौन से बड़े ट्रिगर्स है कल के लिए? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते अमेरिकी बाजार पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूके से भी अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा कल रिलीज होगा। इसके अलावा कुछ ग्लोबल कंपनीज के नतीजे कल पेश होंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, जॉनसन एंड जॉनसन, गोल्डमैन सैक्स जैसी कुछ कंपनीज है जिसके नतीजे कल पेश होंगे, तो इन स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा डोमेस्टिक क्यूज की बात करते हैं तो निफ्टी पैक से बजाज फाइनेंस के नतीजे कल एक्सपेक्टेड है और नॉन निफ्टी पैक से भी कई सारी कंपनीज है जिसके नतीजे कल पेश होंगे। टाटा मेटालिक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, महिंद्रा सीआईई, एल&टी टेक, सिंजीन, कैनफिन होम्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज जैसी कुछ नॉन निफ्टी कंपनीज है जिसके नतीजे अगले कल पेश होंगे, जिसके चलते इस स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मारुति सुजुकी, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल बैठक है। बोर्ड इक्विटी शेयर्स इश्यू कंसिडर करेगा सुजुकी मोटर कॉर्प को, प्रेफरेंशियल बेसिस पर यह इश्यू हो सकता है। इसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल बैठक है तो मारुति सुजुकी पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा टाइटन, इनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल बैठक है जहां फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू के द्वारा फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। नॉन मार्केट इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एप्पल, यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। आईपॉड के कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस कल लाइंड अप है और टाटा हैरियर और सफारी के कुछ नए लॉन्चेस भी लाइंड अप है, जिसके चलते ऑटो स्पेस पर भी कल स्ट्रीट की नजर रहेगी। शुक्रिया अशेषा, ये तमाम जानकारी बताने के लिए, कल के अहम ट्रिगर्स बताने के लिए। कल बजाज फाइनेंस के नतीजे हैं वो एक आएंगे, वो बहुत बड़ा अहम ट्रिगर के तौर पे होगा क्योंकि उसका असर सीधे तौर पे निफ्टी पे भी देखने को मिलता है। विनीत सर और किरण, आपका शुक्रिया इतना सदस्य को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए।
कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं जाइए मत। मेरे साथ मेरी सहयोगी हमेशा की तरह कविता तपलियाल जुड़ चुकी है। कविता, जब भी आपसे बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कविता की काम की बात, और कविता से बात हो तो निवेश की बात के बिना बात बनती नहीं है। तो आज बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में क्या खास है? आज जैसे कि हमारी प्रथा है, हम मिलाते हैं फंड मैनेजर्स से। तो आज बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक का लार्ज कैप फंड, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस में रिकवरी हो रही है। तो लार्ज कैप फंड अगर आपके पास है, परफॉर्मेंस से आप ना खुश रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि आप इस चर्चा को ज़रूर सुने और आगे अपनी रणनीति इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बढ़ाएं। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस को लेकर आज हमारी खास चर्चा होने वाली है, जहां पे एनआरआईज जो हैं वो कैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आपका कोई बेटा या बेटी विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होगा, किस तरह का ट्रैवल इंश्योरेंस उनके पास होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही आपके सवालों को भी शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इस छोटे से ब्रेक के बाद।